जवाहरलाल नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाराबंकी उत्तर प्रदेश के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा के इस 8वें व्याख्यान में मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का जो जूम ऐप से जुड़े हैं और जो यूट्यूब से हमारे प्रतिभागी और सम्मानित साथी जुड़े हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता लब्ध प्रतिष्ठित अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने जाने वाले विद्वान प्रोफेसर मनोज सिंह जी हमारे बीच हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप आचार्य हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से अपनी गौरवमयी उपस्थिति हमारे बीच दे रहे हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से प्रोफेसर मनोज सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप अपना व्याख्यान भारतीयता के निर्माण में हिंदी की भूमिका इस विषय पर देंगे। अब तक लगभग 7 व्याख्यान हो चुके हैं। इन 7 व्याख्यानों में हिंदी के विविध आयाम, हिंदी के साथ जो चुनौतियां हैं, हिंदी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की समृद्धि के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इन तमाम विषयों पर बहुत सारी चर्चा परिचर्चाएं हुई। और इस चर्चा परिचर्चा से जो निचोड़ निकल कर आया है, वह मुझे लगता है कि जो हिंदी है निश्चित रूप से भारत और भारतीयता का पर्यायवाची शब्द हो गया है। अपने इसी आंतरिक शक्ति के कारण ही हिंदी सार्वदेशिक भाषा के रूप में हमारी संस्कृतियों को, हमारी मूल्यों को, हमारे संस्कारों की संवाहिका बनी हुई है। न केवल संवाहिका बनी हुई है, बल्कि यह भारत की प्रतीक भी बन गई है। मुझे लगता है कि मेरी इस बात से आप भी जरूर सहमत होंगे कि भारतीयता की जो खुशबू है, भारतीयता की जो एक तासीर है, वह निश्चित रूप से हिंदी भाषा के माध्यम से, चाहे वो राम काव्य हो, चाहे वह कृष्ण काव्य हो, या साहित्य की जो तमाम विधाएं हैं, उनके माध्यम से जो हमारी खुशबू है भारतीयता की, वो संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। और अब तक का जो व्याख्यान रहा है, उसमें हमने तमाम विषयों पर चर्चा की है। हिंदी में हमने यह भी जाना कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं, संस्थाओं के माध्यम से, व्यक्तिगत स्तर पे बहुत सारी चीजों, नई नई चीजों को हमने जाना। बहुत सारे भागीरथी प्रयास हो रहे हैं। आज का जो व्याख्यान है उन्हीं भागीरथी प्रयासों के एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं पुनः आज के आमंत्रित मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज सिंह जी का स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं हिंदी विभागाध्यक्ष एवं प्री पीएचडी कोर्स की समन्वयक उपाचार्य डॉक्टर अनीता सिंह मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज सिंह जी का स्वागत करते हुए जूम ऐप और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों और सम्मानित साथियों का स्वागत करते हुए अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर अनीता सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर रीना सिंह जी। आज के इस 8वें वक्तव्य में, जो कि हमारे हिंदी पखवाड़ा चल रहा है 14 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने का उम्मीद है, और इसमें हम आज 8वें वक्तव्य के लिए अपने बीच एक विद्वान प्रोफेसर को पा रहे हैं, जिनका विषय है भारतीयता के निर्माण में हिंदी की भूमिका। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर हिंदी विभाग, कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में प्रोफेसर हैं। आपका जन्म मिर्जापुर में हुआ है। आपकी शिक्षा स्नातकोत्तर और शोध आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही हुआ है। आपने पहले अपना अध्यापन कार्य उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय से प्रारंभ किया था और सन 2013 से पीएचयू में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपके अनेक शोध पत्र और आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपने यूजीसी से अनुदानित एक प्रोजेक्ट धुर पूरब की संतवाणी, राग, रूप और छंद का अनुशासन 2006 में पूरा किया है। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से नई कविता का समाजशास्त्र 2005 में और रहिए अपने गांव जी 2007 में प्रमुख रूप से प्रकाशित हुई हैं। हमारी इस व्याख्यान माला में एक एक करके कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, जिससे हमारी ये व्याख्यान माला एक महत्वपूर्ण व्याख्यान माला के रूप में परिवर्तित हो रही है। निश्चित रूप से आज का ये व्याख्यान, जिसमें
अब तक की हमने वैश्विक रूप देखा हिंदी का, हमने रोजगार के अवसर ढूंढे हिंदी के माध्यम से, हमने हिंदी की व्याप्ति देखी। आज वास्तव में भारत और भारतीयता, कहीं हमने पढ़ा था कि यदि भारत की रक्षा हिमालय करता है तो भारतीयता की रक्षा हिंदी करती है। आज का ये व्याख्यान एक मजबूत कड़ी, एक अच्छा वो व्याख्यान होगा हमारे इस व्याख्यान माला के लिए। इस व्याख्यान में आज के व्याख्यानकर्ता डॉक्टर मनोज कुमार सिंह का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ ही इस व्याख्यान माला से जुड़े हुए डॉक्टर संतोष कुमार गौड़, जो कि इस व्याख्यान को लाइव स्ट्रीम देने में या टेक्निकल सहयोग देने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। इंजीनियर मंजेश कुमार जी, जो कि इसमें जुड़े हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तथा हिंदी विभाग के समस्त अध्यापकों का और अन्य यूट्यूब और जूम ऐप से जुड़े हुए डॉक्टर माधुरी वर्मा जी या और जो अन्य विभाग से लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का इस व्याख्यान माला में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपना मंच पुनः डॉक्टर रीना सिंह को सौंपते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता मैम। मैं बिना अधिक समय लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी की कुछ पंक्तियां प्रोफेसर मनोज सिंह जी के लिए, कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से पढ़ के सो। तो निश्चित रूप से इस व्याख्यान के माध्यम से हम 2 कदम आगे ही बढ़ेंगे। हमारे जो प्रतिभागी हमसे जुड़े हैं, निश्चित रूप से उनको इस व्याख्यान से लाभ अवश्य मिलेगा। इस विश्वास के साथ मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर मनोज सिंह जी, आचार्य हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी जी को। रीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके विद्या संस्थान का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने अवसर दिया हिंदी दिवस पर ये हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में कुछ कहने का। हम सब जानते हैं कि यह पखवाड़ा एक रिचुअल की तरह हर वर्ष आता है, और जरूरी भी है क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है 14 सितंबर, जब भारत की संविधान सभा में लंबी बहस के बाद भाषा के सवाल को हल किया गया था। और कुछ ही मुद्दे थे जिन पर वोटिंग की नौबत आई थी संविधान सभा में, उसमें एक भाषा का भी सवाल था। और आप अगर संविधान की पूरी बनावट को, भाषा संबंधी अनुसूचियों को और धाराओं को देखेंगे, वैसे मुख्य रूप से 8वीं अनुसूची और कुछ धाराएं, तो लगेगा कि इस सवाल को संविधान सभा ने बहुत ही संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, और यूं कहूं कि एक भविष्य को में भाषा का सवाल एक राजनीतिक सवाल न बन जाए, ये सब ध्यान में रखते हुए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वोटिंग हुई और एक मत के अंतर से राजभाषा के पद पर हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया। लेकिन भाषा का सवाल सिर्फ राजभाषा का सवाल तो था नहीं। इस दीर्घकालिक राष्ट्र के सम्मुख जो कोई भी देश लंबे प्रयासों से निर्मित होता है, और उसका रोज जनमत संग्रह होना चाहिए कि वो राष्ट्र के रूप में कितना बचा है, क्या उसके सामने संकट है, और वो अभी किन चुनौतियों को सामना करते हुए उसे आगे राष्ट्र के रूप में बने रहना है। तो ये तो प्रतिदिन की परीक्षा है। राष्ट्र कोई एक बनी बनाई पोटली नहीं है, जो बन गया एक बार तो वो हमेशा रहेगा, और एक दिन में बनता भी नहीं। राजनीतिक आजादी प्राप्त करना एक मसला है, लेकिन उसके साथ साथ बहुतेरी शक्तियां, बहुतेरी ताकतें लंबे संघर्ष और प्रयासों के उपरांत एक आपसदारी का रिश्ता, एक आपसी समझ का
एक साझे पहचान का जो भाव है वो उसको विकसित करती है। तो मैं कह रहा था कि ये संविधान सभा की 8वीं अनुसूची ने, कई बार बच्चे भी सवाल करते हैं सामान्य सा सवाल कि राष्ट्रभाषा हिंदी को माना है और नेशनल लैंग्वेजेस जैसे किसी भी पदबंध को संविधान ने प्रयुक्त नहीं किया। अब इस पर जो बहुत ही उग्र किस्म के राष्ट्रवादी हैं उस पर सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन उसने लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया 8वीं अनुसूची कहती है भारत की भाषाएं, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और राष्ट्रीय भाषा की कोई भी व्याख्या, राष्ट्रभाषा की कोई भी व्याख्या संविधान ने अपने ड्राफ्ट में नहीं किया। ये एक कमाल का कदम था, एक बहुत ही दूरदर्शी, इतनी भाषाओं का मिला हुआ देश, इतनी भाषाओं को समेटे हुए जो देश है वो भाषा के सवाल को किसी डिक्टेटर की तरह, तानाशाह की तरह हल भी नहीं कर सकता था। यूरोप में राष्ट्रीयता भाषाओं पर ही आधारित है और राष्ट्रीयता के जो आधुनिक विचार हैं वो भी यूरोप में ही पैदा हुए। फ्रांसीसी क्रांति से लेकर के और बाद में यूरोप के अन्य देशों में जो उसका विकास हुआ उसमें भाषा एक अहम मसला था। भाषा के साथ और भी बहुतेरी साझी विरासतें थीं, लोगों के साझे नायक थे जो उनको प्रेरित करते थे, और ये सब बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं राष्ट्र के गठन की जिसमें भाषा एक महत्वपूर्ण है। वो एक मुल्क, वो ऐसी भौगोलिक इकाई जिसके दायरे में एक ही तरह की भाषा, फ्रेंच, जर्मन, तो उस पर राष्ट्रीयताएं तय होती चली गई। रसियन, ये कहा जाता है कि रसिया बड़ा राष्ट्र है, चीन भी बड़ा राष्ट्र है, बहुत सारी बोलियां, लेकिन आप याद करिएगा कि देखेंगे कि आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, हिंदी, हिंदी तो बहुत बाद में, कम से कम तमिल संस्कृत का तो साथ साथ अस्तित्व रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता कि भाषा का सवाल एक जटिल सवाल था और भाषा का सवाल गहरे अर्थों में एक राजनीतिक सवाल भी है। वो इसे आप सिर्फ भावना के स्तर पर हल करना चाहेंगे तो उससे दूसरी भावनाएं भी आहत हो सकती है और ये भारतीयता के लिए एक चुनौती भी बन सकती थी। भारतीयता, मित्रों, मैं इसे राष्ट्रीयता कह लूं, और राष्ट्रीयता मैं इसलिए नहीं कहा कि राष्ट्र के निर्माण में हिंदी की भूमिका, इसलिए कि मैं मानता हूं कि भारत की जो भारतीयता है वो लंबे समय से, हजारों साल से, जैसे कृष्ण और राम का भी नाम लिया गया, सीता, राधिका जैसी तमाम नायक और नायिकाएं जो एक सामूहिक प्रेरणा, सम्मान और गौरव का विषय है, ये सब कुछ तो हमें एक समान अतीत की ओर ले जाती हैं और साझे पहचान का भाव विकसित करने में ये सारे मेटाफर, ये सारे रूपक हमारे लिए उपयोगी हैं। इसलिए हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और आज तक बहुत कुछ घटित हुआ इस देश में। नाश और निर्माण की बहुतेरी छवियां हमारी स्मृतियों में मौजूद हैं और कोई भी समाज सिर्फ सकारात्मक तत्वों से तो नहीं बनता है, वो नकारात्मकता और सकारात्मकता का, नाश और निर्माण के तत्वों का वो एक कुंज है। उसको, उसमें जीने वाले लोग ये तय करते हैं कि हमें किन प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाना है, किन तत्वों को विकसित करना है और किन तत्वों को नकार देना है। तो ये मोटे तौर पर भारतीयता को हम राष्ट्रीयता के रूप में वो सारे साझे पहचान और साझेपन की भावना को निर्मित करने वाली प्रक्रियाओं को मैं भारतीयता की प्रक्रिया मानता हूं, जो हम इस भौगोलिक इकाई के भीतर आपसी साझेपन की भावना को मजबूत करते हैं, आपसदारी को विकसित करते हैं। वो सब भूमिकाएं, वो सारी प्रक्रियाएं भारतीयता की प्रक्रियाएं हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आर्यावर्ते, भरतखंडे, भारतवर्षे, ये हिंदी और हिंदुस्तान, ये सब कब से चलन में आया? कोई ठीक डेट देना सदियों में लगा होगा, लेकिन एक समय आया
आप देखेंगे कि जिसे पारंपरिक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्राकृताभास हिंदी कहा गया, जिसे अपभ्रंश कहा, शुक्ल जी ने उसे प्राकृताभास हिंदी कहा, उसके कवि मतलब 8वीं शताब्दी तक के जो कवि हैं, जो अखुआती हुई जनपदीय भाषाओं के भीतर से विकसित होते हुए कवि हैं, मैं उसे अपभ्रंश कह देता हूं तो बात थोड़ी दूसरी तरफ चली जाती है। वो एक लिटरेरी लैंग्वेज, एक साहित्यिक भाषा जो जनपदीय भाषाओं के भीतर से बन रही थी और जिसे हमने अपभ्रंश कह दिया, वो एक साहित्यिक भाषा है। बहुत से अपने समय की जो मौजूदा जो जनपदीय भाषाएं हैं उनसे वो प्रभाव ग्रहण कर रहा है। ये कहना कि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ या अपभ्रंश के बाद की कोई भाषा हिंदी है, नहीं, वो अपभ्रंश की गोद में ही हिंदी के सारे तत्व मौजूद थे और बहुत सारे बाद में विकसित भी हुए। और अपभ्रंश भी कोई ऐसी भाषा नहीं थी जो सीधे सीधे कवियों के दिमाग में जन्म ली थी। वो अपने समय की बहुतेरी जनपदीय भाषाओं के क्रियापदों का, मुहावरों का, संज्ञाओं का वो प्रयोग कर रही थी। तो ये 8वीं-9वीं शताब्दी तक हम हिंदी शब्द कहीं सुनते नहीं, न उसकी आलोचना के संदर्भ में, न इतिहास लेखन के संदर्भ में। मोटे तौर पर मुसलमानों के आने के पहले का जो समय है वो आर्यवर्त, भारतवर्ष, भारतखंड इस रूप में ही जाना जाता रहा है। तो एक ये इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, एक सांस्कृतिक संकट, एक 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 क्राइसिस है हमारे सामने। लगभग 1000 के पास, जब मध्य एशिया से तुर्क लड़ाके आते हैं और भारत की सामंती कह लीजिए शक्तियों को, जो जिस जैसी भी शक्तियां थी, उनको वो एक हद तक परास्त करते हैं। महमूद गजनवी के हमले को आप देख सकते हैं, वो आने जाने का क्रम। मोहम्मद गोरी के हमले को 12वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं। इन्हीं गजनी वंश के वो मनसबदारों की तरह थे जो अगली शताब्दियों में हिंदुस्तान के लिए खतरा, भारत के लिए खतरा बने, पश्चिमोत्तर भारत से। इनके आने के बाद मैं एक कवि को याद करता हूं जो एक ऐसी भाषा में हमसे बात कर रहा है जिसके भीतर मौजूद जो संज्ञाएं हैं वो 2 संस्कृतियों को रिप्रेजेंट करती है। गोरखनाथ, सरहपा जैसा कवि हिंदी का, वो उसे रिप्रेजेंट नहीं करता। सरहपा भारतीय सामंतवाद, भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय विवेक परंपरा के भीतर से कुछ स्वीकार करते हुए, कुछ नया स्थापित करते हुए, जैसे उनका संघर्ष है संस्कृत भाषा से, उनका संघर्ष है वेदों से, शास्त्रों से, ये संघर्ष है उनके यहाँ। उनका संघर्ष कुरान से नहीं है, किताब की वो चर्चा नहीं करते। मतलब भारतीय जो जिसे हम हिंदी पट्टी की साहित्यिक भाषा कह सकते हैं, हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा 8वीं-9वीं शताब्दी की, उस साहित्यिक भाषा में अभी अरबी के शब्द मौजूद नहीं है। इस्लामिक कल्चर से आने वाले शब्दों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, न उनकी सम्मति है, न उनका विरोध है। वो कहते हैं कि बहुत तथ्य मरुस्थल किसी मरियं से, वेद शास्त्र पुराण मरुस्थल है और इनमें जो अपनी प्यास बुझाने जाएगा वो प्यासा ही रह जाएगा। सरहपा, तो सरहपा कड़हपा या सिद्धों की जो परंपरा है, लेकिन गोरखनाथ पहला कवि है जो उसके समय को आप 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में इसलिए रख सकते हैं कि उनके समय को लेकर के वो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी बहसें हैं, लेकिन मोटे तौर पर वो सरहपा के बाद के कवि हैं और वो कह लीजिए कि अमीर खुसरो के पहले के कवि हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार के पहले के कवि। तो ये 10वीं शताब्दी का अंत और 11वीं शताब्दी का प्रारंभ। अब आप एक नई तरह की संस्कृति, जिसे मैं कहता हूं कि भारतीयता को संभालना है, आपसदारी के रिश्ते को बनाना है। मित्रों, मैं बार बार ये बात, मैं ये इस अपनी अवधारणा को मैं कई बार कई मंचों से कह चुका हूं कि पहला लेखक जो इस कल्चरल क्राइसिस को एड्रेस कर रहा है, एक दूसरे आचरण से जुड़े हुए लोग, एक दूसरे तरह की संस्कृति और एक दूसरे तरह की धर्म के भीतर से आने वाले जो हमलावर हैं, लड़ाके हैं, उनके आने से हिंदुस्तान या वही पूरी की पूरी आज की जो हिंदी पट्टी है वो जस की तस नहीं रही, उसमें परिवर्तन हुआ। बहुत आक्रामक हमले हैं,
बहुत ही विध्वंसक है, जैसा कि कबीलाई हमले होते हैं उनका एक आधुनिक युग में अब तो हम सब देख रहे हैं, जो अफगानिस्तान में जिस तरह चीजें घटित हो रही हैं, स्त्री के अधिकारों को लेकर के 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में चर्चा हो रही है और दुनिया के सारे देश इसे एक तथ्य की तरह ले रहे हैं। तो आज से करीब करीब 1100 साल पहले का अफगानिस्तान और वहां की जनजातियां और कबीले कैसे रहे होंगे और उनके हमलों को कैसे भारत के सामंतवाद ने झेला होगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन एक जो हिंदी जो संभालती है, जिसे हम हिंदी कहते हैं, हिंदी का पहला कवि इन अर्थों में जो इस कल्चरल क्राइसिस को एड्रेस करता है गोरख है। कहता है कि वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुरानी न बादशाह जाए। ये जो इंसानी सच्चाई है, ये जो इंसानियत है, ये जो मनुष्यता है, वो वेद, शास्त्र, किताब और कुरान, ये पहली उपस्थिति है हिंदी में किताब और कुरान की। किताब भी अरबी का शब्द है, कुरान। कहता है वेदे न शास्त्रे किताबें न कुराने न बादशाह जाए, कि सच्चाई को, इंसानियत को, मनुष्यता को, सामान्य मनुष्य के बोध को अगर तुम किताबों से और कुरानों से, शास्त्रों से और वेदों से कहना चाहोगे तो नहीं कह सकते। अब ये जो अप्रोच है, वो अप्रोच आपको 14वीं शताब्दी में कबीर के यहां दिखाई देगा, जब वो कहता है तुरक की तुर्काइन देखी, हिंदू की हिंदुआइन देखी, दोनों राह न पाई। मित्रों, औपनिवेशिक काल के बाद राष्ट्र निर्माण के जो संघर्ष है, आप देखेंगे कि हमारे बड़े से बड़े राजनेता बहुत ही प्रोग्रेसिव राजनेता है। यहां तक कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक अंग्रेजों के द्वारा फेंकी गई इस बाइनरी के शिकार हैं कि यह राष्ट्र हिंदू और मुस्लिम, ये दो धार्मिक समूहों में बटा हुआ है। और इस बाइनरी में सोचने वाले लोग जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, जिसे आप गांधी कह सकते हैं, नेहरू कह सकते हैं, ये सब इनमें मेल जोल की बात करते हैं। नेहरू थोड़े ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, मैं उनको छोड़ रहा हूं, लेकिन गांधी अपनी बुद्धि के भीतर से वो जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो हिंदू और मुसलमान की एका की बात करते हैं। इसलिए याद नहीं कर रहा हूं जब वो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो एक ईमानदार कोशिश है उस पॉलिटिकल क्राइसिस में जो धर्म के आधार पर देश को बांटने की औपनिवेशिक कोशिशें थी। लेकिन ये भारतीयता जो हिंदी के द्वारा निर्मित हो रही थी, जो अपनी ज्ञान परंपरा के भीतर से विकसित हो रही थी, ये उससे अलग हटना है और अंग्रेजों के ज्ञान कांड में फंस जाना है। मैं कह रहा हूं कि जब क्राइसिस थी, जब हमले हो रहे थे, उन हमलों के दौर के स्कॉलर्स को अगर आप देखेंगे तो इस सवाल को बखूबी हल करते हैं। जब गोरख कहते हैं कि वेदे न शास्त्रे किताबें न कुराने मंदिरे न मस्जिदे, ये भी वो अपने शब्दी में कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद से मसला नहीं हल होगा। कहां सूख गई वो दृष्टि? वो दृष्टि जो कबीर की दृष्टि है, जिसे हिंदी परोसती है, हिंदी रखती है सामने, ना हिंदू ना मुसलमान। कहते हैं जब कि बाइनरी में मत सोचो, मनुष्यता के नजरिए से चीजों को परखो। ये बाइनरी जो अमीर खुसरो जैसा लेखक, जो उसी मिली जुली संस्कृति के भीतर से विकसित होने वाला लेखक है, जब वो उससे सवाल पूछा गया, वो अरबी भी बेहतर जानते थे, फारसी भी जानते थे, लेकिन अपने को वो कहते थे कि हम जो है वो हिंदी जुबान के लेखक के रूप में मुझे जाना जाए, ये मुझे पसंद है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, नू सिपहर एक मसनवी है जिसमें वो लिखते हैं, हस्त मरा मौलिद मावा उ वतन, कि यही मेरी मातृभूमि है और हिंदुस्तान, हस्त मरा मौलिद वो मावा उ वतन, कि यही मेरा जन्म स्थान है और यही मेरी मातृभूमि है। और मैं हिंदी जुबान के लेखक के रूप में पहचान चाहता हूं अपनी।
आप देखेंगे कि ये एक बड़ी क्राइसिस है जो भारतीयता के सामने, जिसको हिंदी ने एड्रेस किया था, इसको, इस आपसदारी के रिश्ते को बनाने की, साझा पहचान को बनाने की। इसके बाद अमीर खुसरो के बाद आप मलिक मोहम्मद जायसी को याद कर सकते हैं। सब उस क्राइसिस को एड्रेस कर रहे हैं, सबको पता, आज भी हम उस क्राइसिस, उस संकट से गुजर रहे हैं। तो इसमें हिंदी के लेखकों और रचनाकारों की आप भूमिका देखेंगे तो लगेगा कि हमारे बहुतेरे लेखक आज के समय में भी अपनी उस साहित्यिक ज्ञान परंपरा के साथ संवाद बना रहे हैं कि भाई हिंदू और मुसलमान की बाइनरी के बजाय आप कुंवर नारायण जैसे 20वीं सदी के लेखक तक आप ये पाएंगे कि वो मनुष्यता को केंद्र में रखता है और इन सब चीजों को कहता है कि इसको छोड़ करके इसलिए कुंवर नारायण को याद किया क्योंकि कुंवर नारायण मिथकों के भीतर से बात करते हैं, परंपरा के भीतर से बात करते हैं और उनको आधुनिक संदर्भों में रचते हैं। तो उसने भी सामान्य मनुष्यता को ही आगे रखा। तो मैं परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी को कह रहा था, बहुत सारी चीजों में याद किया जाता है जायसी के सामने भी क्राइसिस है कि ये लंबा वर्षा बीत गया है, 300 वर्षों का। ये दो संस्कृतियों का एक साथ, दो तरह की अलग अलग की संस्कृतियां हैं, उनका लड़ते झगड़ते 200-300 साल का जो दौर खत्म हुआ है। पहला कवि है जो एक कोशिश करता है कि क्या कोई जमीन बनाई जा सकती है जहां बैठ करके ये दोनों बातचीत कर सके, दोनों संस्कृतियों के बीच कोई साझापन विकसित किया जा सकता है, इसकी कोई जमीन बनाई जा सकती है। ये तहकीकात है पद्मावत के रूप में जो हमारे सामने प्रस्तुत है। वो नैरेटिव लेता है, इतिहास से कथावृत्त का चयन करता है और उस तमाम कथा प्रसंगों के भीतर से वो सब रचते रचते आप देखेंगे कि, और रचना भी इतनी ईमानदारी से कि कहता है कि ओ मन जान कवित्य कीन्हा मकुयह रहे जगत में चीन्हा, कि शायद एक प्रमाण के रूप में, पहचान के रूप में आने वाली हमारी पीढ़ियों के सम्मुख ये रहे, यह जान करके मैंने कोई मोक्ष, कोई मुक्ति पाने के लिए नहीं, ओमन जानी कवित्यस कीन्हा मकुयह रहे जगत में। और क्या क्या छोड़ता है, क्या प्रमाण है, क्या रच रहा है? कह रहा है मोहम्मद कवि जो प्रेम का नातन रकत नमास, कि प्रेम का धरातल, प्रेम की जमीन रचने की वो कोशिश करता है। एक ऐसी जमीन जहां ये आपसी संघर्ष खत्म हो सके, आपसदारी का रिश्ता विकसित हो सके, एक आपसदारी की भावना विकसित हो सके, उसके लिए वो एक नैरेटिव रचता है। दो भिन्न तरह की दुनिया ले आता है, एक कल्पना की दुनिया सिंघलगढ़ और एक इतिहास चित्तौड़गढ़ और दिल्ली के रूप में। लेकिन जब अंत करता है अपनी तमाम कोशिशों के बाद, इतनी ईमानदारी से कहता है नातन रकत नमास। अब ये सब रस्ते रस्ते ये बनाने में उसने अपने सारे रक्त मांस मज्जा को लगा दिया है, तो पूरी कोशिश की है। नातन रकत नमाज ये अद्भुत मेटाफर है, एक बायोलॉजिकल, एक जैविक संलग्नता रचना के साथ अपने को, जिसे द्विवेदी जी का शब्द कि दलित द्राक्षा की तरह निचोड़ करके दे देना, इतनी गंभीरता के साथ मेल मिलाप की, आपसदारी की, भारतीयता की जिसे कहिए, नेशनैलिटी की जिसे कहिए, कि वो भावना, वो जमीन तलाश रहा था। लेकिन उसको लगता है कि जिन शर्तों पर उसका समाज आगे बढ़ रहा है, अगर वो सब कुछ वैसे ही बढ़ता रहा तो सब कुछ जल करके खाक हो जाएगा। मानुष प्रेम, इससे अंत जब होता है कि मानुष प्रेम भय वैकुंठी, कि आप क्रियापद पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मानुष प्रेम भय वैकुंठी, वो किसी दूसरे लोग की बात नहीं कहता, कहता है भय रूपांतरण है, एक चीज का दूसरी चीज में बदल जाना। कहता यदि प्रेम है तो यह संसार रूपांतरित हो जाएगा वैकुंठी के रूप में, स्वर्ग के रूप में, और यदि नहीं, अपनी ही शर्तों पर जैसे वो चल रहा है ऐसे ही चलता रहा, ना हित छार एक मुट्ठी छार, मतलब राख में बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मूल्यवत्ता जिसे उस कवि ने रचा, मैं वो दृष्टियां जो अखुआ रही थी हिंदी में, गोरख की, कबीर की, अमीर खुसरो की, कबीर मलिक मोहम्मद जायसी, वो सब क्या
वो सब सिर्फ कविता नहीं कर रहे थे, उनकी कविता एक गहरे सांस्कृतिक संकट के भीतर विकल्प की खोज, विकल्प की तलाश है, विकल्प को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं अपने नजरिए से। मुझे लगता है कि यह हिंदी का दाय है। मैंने कहा कि देश लंबे प्रयासों से बनता है और वो लगातार बनता रहता है। वो एक दिन में निर्मित होता है और न ही उसकी कोई ऐसी तिथि आती है कि जब हम कहें कि अब हम राष्ट्र के रूप में बन चुके हैं। नहीं, उसे अपने को रोज अपने संघर्षों के भीतर से आगे बढ़ने की राह निकालनी है। जो उसके पास संकट है, उन संकटों से आगे जाने में, तो हम जब पलटते हैं अपने साझा महान पुरुषों की ओर, अपने लेखकों और रचनाकारों की ओर हिंदी में, तो हमें एक औपनिवेशिक ज्ञान कांड से इतर एक ऐसी दृष्टि मिलती है जो भारतीयता को बचा सकती है, राष्ट्रीयता को बचा सकती है। ये कोशिश बहुत सारे हमारे लेखकों ने, बहुत सारे हमारे रचनाकारों ने अपने अपने ढंग से करने की है। अब ये प्रयास आप आज तक देख सकते हैं। इस बात को मैं यही छोड़ता हूं कि हिंदी की रचनाशीलता के भीतर से साझे पहचान के भाव को पुष्ट करने की, मजबूत करने की, साझेपन की भावना को निर्मित करने की जो उसकी अपनी भूमिकाएं हैं, कोशिशें हैं, वो सब योगदान है इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की। राष्ट्रीयता जिसकी वकालत रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी रचनाओं में, अपने लेखन में, अपने साहित्य में करते हैं, उनके लिए उनकी राष्ट्रीयता में देश से, भूगोल से ज्यादा महत्व मनुष्य का है, मनुष्यता का है। ये वो उसी औपनिवेशिक ज्ञान कांड के दौर में वो मौजूद है, लेकिन वो अपने उन रचनाकारों की जो सौंधी खुशबू है, उसकी जो लुका छिपी करती हुई जो राह है, जो पगडंडी है, रविंद्र बाबू का रिश्ता उनके स्वाध्याय से, उनके अध्ययन से, उनसे जुड़ता है। वो कबीर के अध्येता रहे हैं। 100 पोएम्स आप कबीर लिख करके दुनिया के, मतलब विदेशी देशों से, यूरोप से पहला परिचय कबीर का कराने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। कबीर को पढ़ने वाला आदमी ये समझ सकता है कि राष्ट्रीयता में देश, भूगोल, आर्थिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक आजादी, ये सब जरूरी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है मनुष्यता। तो उसी दौर में जब राष्ट्रीयता की बहुत सारी अवधारणाओं पर बातचीत चल रही थी, मैं फिर एक कवि को याद करता हूं, एक कलाकार को, रविंद्र बाबू को, जिनके यहाँ और दूसरी चीजों से, मैंने कहा बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो नेशन को, जो राष्ट्रीयता को, जो भारतीयता को निर्मित करती हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज है वो है मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम का जो रिश्ता है। तो वो कहते हैं कि इस रिश्ते के लिए हम जो उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति है, अब वो उससे भी हट सकते हैं। मनुष्य उसके उनके केंद्र में है, और इस मनुष्य में, इस देश में रहने वाला हर मनुष्य। अब बहुत सारे हिंदी के लेखकों और चिंतकों को आप देखेंगे कि यह जो भावभूमि है, यह जो मनुष्य को और उसके भीतरी रिश्तों को बचा लेने की जो कोशिश है, आप छायावाद के बहुत तेरे कवियों में प्रसाद याद आते हैं, सांस्कृतिक बोध के कवि हैं, उनको इस रूप में बहुत याद किया जाता है जब वो कहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे। बहुत सारा शोरगुल, वो औद्योगिक क्रांति का भी शोरगुल है, और वो धर्मों की आपसी टकराहट का भी शोरगुल है। नए ढंग से प्रसाद को इस दौर में भी पढ़ा जा रहा है। वो कहते हैं कि इस शोरगुल में मैं हृदय की बात। मित्रों, राष्ट्रीयता की बहुत सारी प्रक्रियाओं के शोरगुल में हिंदी हृदय की बात है। हिंदी रिश्तों को, मनुष्य और मनुष्य के रिश्तों को जोड़ने वाली डोर है, और इस रूप में
और दूसरी हमारी भाषाएं भी ये काम कर रही हैं, जिसे हम इंडियन लैंग्वेजेस कह रहे हैं। हम नेशनल लैंग्वेज नहीं कह रहे हैं, हम जो संविधान कहता है हम उसी बात को कह रहे हैं कि बहुत सारी भारतीय भाषाएं। आप याद करिएगा कि जब, इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रीय, नेशनल शब्द नहीं चुना मैंने कहा कि भारत पर बात की जाए, भारतीयता पर बात की जाए, और राष्ट्रीयता उसके भीतर निहित है। भारतीयता उससे भी व्यापक चीज है, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात से नहीं तय होती कि आप देश की सीमाओं और उसके जो है एक समान न्याय व्यवस्था और एक सामान्य न्याय प्रणाली विकसित कर ले। वो एक भौगोलिक परिवृत्त मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे संस्कृति के उन तत्वों को आगे बढ़ाती है। हिंदी या भारतीयता उन तत्वों को आगे बढ़ाती है जिससे प्रेम, साहचर्य और जीवित जो एलिमेंट तत्व हैं हमारी संस्कृति के, वो आगे बढ़ सके। ये राष्ट्र के भारतीयता में के परिवृत्त के भीतर राष्ट्रीयता को ले तो हम समझते हैं कि राष्ट्र जो है एक, कह लीजिए कुछ जरूरी शर्तें हैं राष्ट्र के लिए कि हमारे पास समान इच्छा हो, संकल्प हो और हमें सबको साथ लेकर के काम करना है। तो संकल्प और इच्छा नहीं, सबको साथ लेकर के चलना और एक मानवीय संकल्प जिसकी प्रस्तावना भारत का संविधान बहुत ही पोएटिक अंदाज में करता है अपने प्रीफेस में। हिंदी, दरअसल आप देखिएगा कि संविधान की उस आत्मा को जिसे हम उसकी प्रस्तावना कहते हैं, हिंदी के रचनाकारों ने, ये किसी विदेशी संविधान की नकल नहीं है उसकी प्रस्तावना। ये हिंदी के और तमाम हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनके दूसरे कवियों की जो दृष्टि है, उनकी जो अग्रगामी सोच है, जो उनकी जो मानवीय जो ह्यूमन अप्रोच है, इन सबको वो प्रतिध्वनित करता है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रसाद कुछ याद क्या कि वो हृदय की बात है, तो ही और हृदय की बात से ही देश बसता है, उससे ही राष्ट्र। तो भारतीयता हृदय की बात है और हिंदी अपनी इस जिम्मेदारी को पिछले 1000 वर्षों से, जब से उसका भाषा के रूप में उसका अस्तित्व है, तब से वो उसे संभाल रही। याद करिएगा आप कि 1000 साल गुजर चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने जब इस देश को नाम दिया तो उन्होंने इंडिया नाम दिया इसको, उन्होंने हिंदुस्तान जैसी चर्चा नहीं की। जबकि साहित्य और भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने लिटरेरी हिंदुस्तानी कहा, हिंदुस्तानी कहा, लेकिन जो अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी थी उसने इंडिया कहा। इंडिया इसलिए कहा क्योंकि मेगास्थनीज ने इंडिका कहा था भारत को, भारत के बारे में लिखते हुए। तो सिंधु, पश्चिम की नदी सिंधु नामकरण के केंद्र में है। भारतवर्ष, आर्यावर्त, इन नामों के अतिरिक्त विदेशियों ने जो हमें नाम दिए उसमें पहला नाम है जो इंड है। सिंध नदी को चूंकि स ध्वनि नहीं है रोमन में, उसमें यूनानी भाषा में, तो स का लोप होकर के और इंड शब्द बन गया था, ध भी लुप्त हुआ था, इंड शब्द, जिससे इंडिका बनाया। लेकिन ये जो मध्य एशिया की जातियां हैं, अरब बोलने वाले लोग हैं, जब वो आए तो स का वहां स ध्वनि ह के रूप में उच्चरित होती है और सिंध को उन्होंने हिंद कहा, और तब से शुरू हुआ हिंद और हिंदुस्तान और हिंदी जुबान। मतलब ये एक भौगोलिक नाम है, एक नदी के नाम पर। उसके बाद आने के बाद लोग भीतर बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते गंगा के मैदानों तक भी वो नाम, गंगा के मैदान तक आते आते भी वही नाम चलता रहा। नहीं, आप देखेंगे कि मौर्य काल में मगध, अवंतिका, काशी, कौशल, मतलब इस तरह से आपको नाम, और बहुत विराट परिकल्पना में महाभारत ग्रंथ को आप लेकिन भारत जैसी एक कल्पना है। लेकिन ये तो मैं कहता कि 1000 साल में जो हिंदुस्तान सिंध के हिंद हो जाने से जो नाम विकसित हुआ था, अंग्रेजों ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया। उन्होंने एक नया नाम दिया जो यूनानी सभ्यता के भीतर से यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम था, इंडिका को उन्होंने इंडिया कर दिया। तो ये एक आप इन सब चीजों के पीछे गंभीर राजनैतिक निहितार्थ थे उसके, और उसके अपने फायदे थे औपनिवेशिक उसके। मित्रों, आप अपने को एक
आधुनिक संदर्भों में हिंदी पर बात करते हैं, भारतीयता के उत्थान में जो या भारतीयता के गठन में, उसके निर्माण में जो हिंदी की भूमिका है, बहुत सारे लोग बहुत उम्मीद के साथ बाजार की ओर देखते हैं और उनका ये कहना है कि दरअसल जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं वो हिंदी में ही बड़े पैमाने पर संचालित हो रही हैं। जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो आ रही हैं वो भी हिंदी का उपयोग कर रही हैं। ये तो दुखद है। कोई भी भाषा उपभोग के स्तर पर, आपूर्ति के स्तर पर अपनी उपयोगिता साबित करके लंबे समय तक नहीं जीवित रह सकती। उपभोक्ता के नजरिए से अगर आप हिंदी को देखेंगे तो ये ठीक है कि एक बहुत बड़ा बाजार है हिंदी के पास, लेकिन ये इससे चलेगी नहीं, बाजार निगल जाएगा। बाजार एक मिक्स भाषा, एक मिश्रित भाषा आपके सामने रख रहा और उसे निगल जाएगा धीरे धीरे। वो सब एक खिचड़ी बना देगा। कुछ चीनी शब्द भी आएंगे, अंग्रेजी ऐसे ही अपना वर्चस्व जमाए हुए है। जहां के माल आएंगे वहां की संज्ञा पद आएंगे, धीरे धीरे वो हमारी क्रियाओं पर भी असर करेंगे। तो ये मैं इसे बहुत संभावना वाला क्षेत्र नहीं समझता कि आर्थिक प्रक्रियाओं में जो एक मिली जुली बाजार भूमंडलीकरण में जो एक नई तरह की अर्थनीति से हिंदी को में, या यूं कह लीजिए कि ये सब मिलकर के उपभोक्ता के नजरिए से हिंदी को देखने का जो तरीका है वो बाजार के नजरिए से, ये तो सही है कि चल सकता है कि उससे हिंदी बहुत ज्यादा फैल। हाँ, इन सबसे ज्यादा फिल्मों ने हिंदी को ज्यादा समृद्ध किया, कलात्मक फिल्मों ने और ज्यादा। कलात्मक फिल्मों की जो भाषा है आप देखेंगे कि वो तमाम जनपदी बोलियों के गहरे संवेदन संसार के भीतर से विकसित होने वाले शब्दों का उपयोग कर जाते हैं अपने यहाँ, और वो उन तत्वों को जो क्षेत्रीय भाषाओं में है उनको समाहित करते हैं, और हिंदी को का जो एक जनभाषाई रूप है उसे वो सामने रखते हैं। एक टकसाली हिंदी जिसे सरकार 47 से जिसके लिए हम ये सप्ताह, ये 15 दिन का हम ये रिचुअल करते हैं कि एक टकसाली भाषा निर्मित करने की बाबुओं के द्वारा जो कोशिश है, हिंदी के साहित्यकारों ने, लेखकों ने, हम जैसे अध्यापकों ने भी उस पर कभी गौर नहीं किया, और उनके एक भी बनाए हुए शब्द का हम अपने लेखन में उसका उपयोग नहीं करते। जिस तरह की वो टकसाली हिंदी बनाते जा रहे हैं वो स्वीकार नहीं है। लेकिन हिंदी हमारे संवेदन संसार को, हमारे समय की चुनौतियों को, इन सबको व्यक्त करने में एक बहुत ही ताकतवर भाषा है, और उसकी सारी ताकत जो है क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं की बोलियां हैं। आप देखिएगा कि पूरी भक्ति कविता जिसे हम हिंदी की कविता कहते हैं, दरअसल वो बोलियों की कविता है। वो देसी भाषा के साहित्य में स्वीकृत होने का दौर है। अवधी, ब्रज, मैथिल, बुंदेली, और ये सब मिलजुल करके मुगलों के जमाने में बाजार की भाषा, मंडी की भाषा जो थी, बाजार की भाषा तो खड़ी बोली है, लेकिन वही खड़ी बोली जब साहित्य में आती है तो वो मंडियों की भाषा नहीं है, वो दक्कनी हिंदी जैसी नहीं है। दक्कनी हिंदी के जो साहित्यिक प्रयोग हैं या बाजार की खड़ी बोली के जो साहित्यिक प्रयोग हैं, उसमें आपको बैसवाड़ी भी झांकते हुए, जयपुरी भी झांकते हुए दिखाई देगा, उसमें विद्यापति भी झांकते हुए दिख जाएंगे, उसमें सूरदास भी दिख जाएंगे, उसमें गोस्वामी जी भी हैं। ये सब मिलजुल करके तो एक बहुत ही गहरे संवेदन को वहन करने वाली जो भाषा है, सही अर्थों में वही लोकप्रिय है, वही जीवंत है और वही राष्ट्रीय है। अब फिर राष्ट्रीय न करके हम उसे कहें वही भारतीय है। और इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की मौजूदा जो भाषाएं हैं उसमें सबसे व्यापक इंटरलिंकिंग लैंग्वेज के रूप में जो दायरा है, संपर्क भाषा का जो दायरा है, वो हिंदी का दायरा है। हिंदुस्तान की किसी भी दूसरी भाषा से वो ज्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा है। और उसे धीरे धीरे, मैंने कहा कि लंबे प्रयासों के फलस्वरूप ऐसे होगा, उसे धीरे धीरे और ज्यादा तत्वों को,
दूसरी भाषाओं को अपने भीतर समाहित करके एक मतलब जब आप कहते हैं कि राष्ट्रीयता जिसमें हर आदमी को अपनी विरासत दिखे, तो मुझे लगता है कि एक ऐसे नेशनल लैंग्वेजेस के रूप में, एक ऐसे इंडियन लैंग्वेजेस के रूप में हम हिंदी को विकसित करेंगे जिसमें तमिल, तेलुगु और मराठी का बहुत लंबा काल नहीं है। हम बहुत सारी विविधताओं में जीते हैं और जी रहे हैं, और ये हमारी ताकत है। ये विविधताएं बड़े ही धीरज के साथ हमें इस सवाल को हल करना पड़ेगा। लेकिन जो तरीका सरकारों ने अपनाया है और उसकी परिणति देख रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय का मैं अध्यापक हूँ, वहां भी हमारे कार्यालय को, हमारा खुद का केंद्रीय कार्यालय जब कोई पत्र लिखता है हिंदी विभाग के कार्यालय को, तो अंग्रेजी में लिखता है। हमारे छात्र अधिष्ठाता का कार्यालय जब कोई पत्र भेजता है हमारे कार्यालय को, तो अंग्रेजी में। बैंक की पूरी पत्रावली को आप देखेंगे, जिस पर हमारे जैसा पढ़ा हुआ व्यक्ति, आप जैसे पढ़े लिखे हुए व्यक्ति भी जब जाते हैं, तो उनके और हमारे बीच में जो मसौदा होता है, जो हम स्वीकृति पत्र हस्ताक्षर करते हैं, वो सारा का सारा मजमून अंग्रेजी में लिखा होता है। उसका अधिकांश हिस्सा हम भी नहीं समझते, वो बहुत ही महीन अक्षरों में लिखा होता है, लेकिन हम हस्ताक्षर करते हैं। तो ये सरकार की तैयारियां हैं। हम बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की जो कोशिशें हैं, वो सही दिशा में नहीं है। वो शुरू से भी नहीं रही है। आज की सरकार का ही दोष नहीं है। वो पिछले 65 वर्षों में वो अपनी राह इधर उधर भूल गई है। भाषा के सवाल को हल करने के लिए, राजभाषा के सवाल को हल करने के लिए साहित्यकारों और रचनाकारों और इनका जिस पैमाने पर उपयोग होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। जो उसकी कार्यशालाएं हैं केंद्रीय हिंदी जो संस्थानों की, वो अपने ढंग की हैं, और वो टकसाली हिंदी का निर्माण नहीं। ये हिंदी जनता के दिलों में है, और आप टकसालों में उसको बनाने की कोशिश करेंगे, वो मुद्राएं छपेंगी। भाषा को आप टकसाल में नहीं बना सकते हैं। आप उसका डिक्शनरी से अगर शब्दकोश से उसका अर्थ बनाना चाहेंगे, तो वो भाषा किसी काम की नहीं होगी। भाषा में तो उसकी जो ध्वनियां हैं, वो ध्वनियां, फिर मैं कह रहा हूँ, वही गहरे संवेदन के भीतर से एक प्यारा कवि हमारा याद आता है, त्रिलोचन, जब वो कहता है कि ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है, जीवन के लहरों की हलचल। भाषा में जीवन के लहरों की हलचल। तो ये जो जीवन के लहरों की हलचल है और टकसाली भाषा, इन दोनों में गहरा अंतर है। आप किसी भी कार्यालय के द्वारा हिंदी में लिखे गए पत्र को पढ़ेंगे, तो हिंदी का प्रोफेसर भी, हिंदी का आचार्य भी चकरा जाता है। उसके इतने कृत्रिम ढंग के, निर्जीव, बिना किसी स्पंदन के, उसमें कोई भी स्पंदन नहीं है, वो आपको छू ही नहीं सकती, ऐसे अनुवाद। तो वो इसकी एक बड़ी जरूरत है कि हम उसे बनाएं, और एक उसमें बनाने में हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो हमारी हो सकती हैं, मदद कर सकती हैं। और एक सांस्कृतिक विनिमय की प्रक्रिया के द्वारा ही हम भारतीयता को बचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। हम उन्हें एक बहुत सारी भिन्नताओं को और बहुत सारी संकटों को समय समय पर उसने अपने तरीके से हल करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो मुझे कहनी थी उसमें छूट भी गई हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयता सिर्फ एक दिन में गढ़ी जाने वाली चीज नहीं है। भारतीयता राष्ट्रीयता से एक बड़ी चीज है, और वो एक लंबे प्रयास से ही निर्मित होती है। और ये प्रयास 1000 वर्षों में हिंदी के कवियों ने, सराहपा से लेकर के गोरख से होते हुए अमीर खुसरो, जिन भी लोगों को, बहुत सारे कवि और छूट रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक जमाने में, उन सब ने मिलजुल करके एक ऐसी भाषा, एक ऐसी जुबान, एक पंक्ति जो मैं लगातार अपने वक्तव्यों में कोट करता हूँ, नूर मोहम्मद, सूफी कवि है, आजमगढ़ और जौनपुर के सीमा पर ही उनका ससुराल था जहां वो रहते थे।
कोई सवाल, किस सवाल के जवाब में कोई सवाल होगा जिसका वो जवाब देते हैं। जैसे अमीर खुसरो जब ये जवाब देते हैं कि हस्त मरा मौलिद मावा वो वतन, तो किसी सवाल का ये जवाब था कि यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरा जन्म स्थान है, यही मेरी मातृभूमि है और तूतिया हिंद कहलाना मैं पसंद करता हूँ। नूर मोहम्मद ने भी किसी सवाल के जवाब में ये भारतीयता को हिंदी कैसे गढ़ रही है, बना रही है, निर्मित कर रही है, कि उसने जब किस सवाल का जवाब था जिसमें वो कहता है कि काजो बहुते हिंदी भाख्यों हिंदू मग पर पाँव न राख्यों। ये एक बहुत ही आधुनिक किस्म का विचार है जो 14वीं शताब्दी का एक कवि हमारे सामने रखता है। वो कह रहा है कि देखिए, भाषा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। काजो बहुते हिंदी भाख्यों, मैं बहुत ज्यादा हिंदी में लिख रहा हूं, रच रहा हूं, जाहिर है उसकी हिंदी अवधि है, उस समय भी उसको वो हिंदी कह रहा है, तो जनपदी भाषाओं को हिंदी का उसके कवियों ने भी कहना शुरू किया था। काजो बहुते हिंदी हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, कि इसका यह अर्थ नहीं कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मैं हिंदू हूं या हिंदू धर्म को मैं मानता हूं। तो हिंदी भाषा का धर्म से रिश्ता नहीं, ये तो आधुनिक विचार है। यह औपनिवेशिक ज्ञानकांड ने सब जब गठबंध किया, धर्म के आधार पर ही ये राष्ट्र जो है धार्मिक आधार पर ही निर्मित होगा और इसको उसका जो मुख्य संकट है, जो मुख्य क्राइसिस है और हिंदू मुसलमान की क्राइसिस है, इस बाइनरी में जो देखने की कोशिश थी। आप देखिएगा कि मध्यकाल के हमारे सारे लेखक, बड़े लेखक जिन्होंने डिपार्चर लिया है अपने लेखन में, वो सब इस चालाकी को पहचान रहे हैं। गोरख भी पहचान रहे हैं, कबीर भी पहचान रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भी पहचान रहे हैं, नूर मोहम्मद भी पहचान रहे हैं, भारतेंदु भी पहचान रहे हैं। इन मुसलमान कवियों पर जब वो न्यौछावर करने की बात कहते हैं, तो ये जो आपसदारी, एक मिलन की, एक साझेपन की भावना जो इस भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों के बीच हिंदी ने विकसित किया है, वो एक बड़ा दाय है भारतीयता के निर्माण में। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और कुछ टुकड़े टुकड़े में ही सही मैंने आपसे जो बातें की, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनोज सिंह जी। आपने बहुत ठीक कहा कि हिंदी हृदय की बात है। हिंदी ने निश्चित रूप से मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ा है, एक मजबूत डोर की तरह काम किया है। भारतीयता के निर्माण में हिंदी ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस पर आपने विस्तार से चर्चा भी की, और साथ ही साथ आपने गोरखनाथ, कबीर, सरहपा, जायसी से गुजरते हुए आपने ये भी बताया कि किस प्रकार सांस्कृतिक संकट के दौर में भी इन रचनाकारों ने हिंदी के माध्यम से, क्योंकि जो भाषा है वो किसी धर्म के से संबंध उसका नहीं होता है, तो भाषा के माध्यम से किस प्रकार इन्होंने सांस्कृतिक समन्वय और प्रेम की जो भावभूमि तैयार की, जो प्रेम की जमीन तैयार की। हम हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय के कुलानुशासक उपाचार्य डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह जी को अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज सिंह जी का धन्यवाद देते हुए जूम और यूट्यूब से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह जी। धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा 14 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ऑनलाइन हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस कड़ी में आज 8वें व्याख्यान, जो कि भारतीयता के निर्माण में हिंदी की भूमिका विषय पर आयोजित किया गया। इस व्याख्यान को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनोज सिंह जी जुड़े। आपने निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इस विषय पर बहुत गंभीर, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा हुई, इस पर आपने व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैं हिंदी विभाग की ओर से आपका हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस समय जो भी YouTube से इस व्याख्यान में जुड़े हुए प्रतिभागी गण हैं, वह हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल से जो इसको देख रहे हैं, उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को वह देख सकते हैं।
विषयों से वो पालन होता है कुछ लोग, तो ये हमेशा महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर ही पैटर्न मौजूद रहेगा। मैं इस जूम ऐप के माध्यम से जो भी हमारे विभाग के साथी, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे प्रतिभागीगण जुड़े हुए हैं, उनका विशेष रूप से आभार, क्योंकि उनकी सहभागिता से इस प्रकार के जो ये ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, व्याख्यान होते हैं, इसको कराने में हमारे विभाग के लोग, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, हम लोगों को संबल मिलता है। और एक विशेष धन्यवाद हमारे प्राचार्य डॉक्टर रामशंकर यादव जी को, कि वे इस प्रकार के किसी भी सारस्वत कार्यक्रम के लिए केवल सहर्ष स्वीकृति ही नहीं देते हैं, बल्कि वह पूरी तरह से उनका हम लोगों के लिए ये रहता है कि आप इसको कराइए, और उसमें उनका पूर्ण सहयोग रहता है। मैं इस कार्यक्रम को इस समय जो तकनीक रूप से हमारे बीच में सहायता कर रहे हैं, बीए विभाग के हमारे शिक्षक मंजेश कुमार वर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथी डॉक्टर संतोष कुमार गौर जी मौजूद हैं, शारीरिक शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इस व्याख्यान में एक बार पुनः अपने मुख्य आमंत्रितकर्ता प्रोफेसर मनोज सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ, तथा इस व्याख्यान की आयोजन सचिव डॉक्टर रीना सिंह जी को बधाई देता हूँ एक सफल व्याख्यान आयोजित कराने के लिए। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।